नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टॉप 20 क्लास में। और आज मैं सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आया हूं। और मुझे लगता है मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जीके के जो ये टॉपिक हैं ये किस किस परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर मुझे ये भी बताना पड़े तो आपका ये वीडियो देखना बेकार है, आप यहाँ से चले जाइए। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसाना में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? एडवर्ड मुरो, कार्ल बर्नस्टीन, वाल्टर लेलैंड क्रोनकाइट, बैब मिलर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बैब मिलर। तो आइए सबसे पहले अपने जानते हैं कि नमक सत्याग्रह क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ। तो जो नमक सत्याग्रह है इसी को हम दांडी मार्च भी कहते हैं। ये कई नामों से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। शुरुआत का मतलब ये है, ये नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च यात्रा क्यों की गई? तो ऐसा था, जब हमारे भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ों ने एक कानून लाया जिसको कहते हैं नमक कानून। और इस कानून का अर्थ ये था कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बना सकता है और ना ही नमक बेच सकता है, और वो खरीदेगा तो सिर्फ अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने नमक बनाने और बेचने पर एक तरह का अधिकार, साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक सत्याग्रह छेड़ा जिसे हम दांडी मार्च सत्याग्रह कहते हैं। और इस सत्याग्रह के तहत उन्होंने 24 दिन की यात्रा की। कहाँ से कहाँ तक? तो उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी की। 50,000 की संख्या में इस आंदोलन में लोगों ने भाग लिया और देश के अलग अलग कोनों में सभी ने इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को ये यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुँचे। उन्होंने नमक बनाया और चखा और सांकेतिक रूप से जो अंग्रेज़ों का काला कानून था, नमक कानून, उसको तोड़ने का संकेत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। तो उस दाम को क्या कहते हैं? जो बाजार मूल्य है, मान लीजिए 10 रुपये बाजार मूल्य था किसी भी चीज़ का, गेहूं का कह सकते हैं हम, पर किसी आपातकालीन स्थिति जैसे अभी कोरोना के महामारी में वो गेहूं की कीमत सरकार ने 2 रुपये केजी कर दी। तो ये जो मूल्य घटाया, और ये मूल्य जो घटाया है 8 रुपये, ये मूल्य घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कम किया गया मूल्य, उचित मूल्य, जारी मूल्य, क्रय मूल्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जारी मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसी त्योहार को पालकूट नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिजोरम। आइए पालकूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे 2 कहानियां हैं। पहली कहानी के अनुसार 18वीं शताब्दी में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था मिजोरम में। तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने भगवान से, ऊपर वाले से दुआ की कि हमें बचाइए, हमारी फसलों को बचाइए, हम कैसे जिएंगे। तो जब 3 साल बाद सूखा खत्म हुआ तो वहाँ पर एक ही फसल बाकी थी, बाकी सभी फसलें नष्ट हो गई थी या खत्म हो गई थी सूखे के कारण। वो बची थी सिर्फ पावलकूट। तो वहाँ के लोगों ने समझा या जाना या महसूस किया कि पावल जो फसल है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिमान फसल है। तो तब से इसका वो पूजन करने लगे। दूसरी कहानी उसी समय की है, 18वीं शताब्दी की है। कहा जाता है कि भयंकर सूखा पड़ा, लोगों ने वहाँ भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने बारिश की, बहुत भारी बारिश की। और जब भारी बारिश की तो उन्होंने पहले वादा किया था भगवान से कि अगर इस सूखे को ख़त्म आप कर देते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पहली फसल होगी वो हम आपको समर्पित कर देंगे। तो जो पावलकूट फसल है, ये पावलकूट फसल है, इसे पुआल भी कहते हैं, पुआल, वो भगवान को समर्पित करने लगे। तो इस वजह से भी ये त्यौहार मनाया जाने लगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। कुछ इस तरह से मिजोरम के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है? धानी प्राणी किस जानवर को कहते हैं ये पूछ रहा है। कंगारू, कछुआ, जेब्रा, सियार। इस क्वेश्चन का
उत्तर बस यही है कि जिसको धानी प्राणी का अर्थ पता होगा या मार्सुपियल का अर्थ पता होगा वो इस क्वेश्चन को कर ले जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मुसीबत यहाँ नहीं है इन ऑप्शनों में, मुसीबत यहाँ है कि धानी प्राणी कहते किसे हैं। तो धानी प्राणी का अर्थ है ऐसे जानवर जो अविकसित बच्चे को जन्म देते हैं और जन्म के बाद वो अपनी जो धानी को कहते हैं थैली में रखकर उसको विकसित करते हैं, चाहे उन्हें वो हफ्ते भर विकसित करना पड़े या फिर महीने भर। तो आपने बचपन से ही सुना होगा कंगारू एक ऐसा जीव है जो अपने बच्चे को अपनी थैली में रखता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कंगारू। ये हमारे कंगारू भाई साहब हैं। और ये जो है ना, ये है कोआल, ये भी इसी वर्ग का प्राणी है। ये भी अपने बच्चे को जब जन्म देता है तो अविकसित होता है और कुछ दिनों के लिए अपनी ये धानी यानी थैली में रखता है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान, चीन तक फैली हुई है? अरावली, काराकोरम, नीलगिरी, सतपुड़ा। इंडिया का मैप बनाते हैं सबसे पहले। ये अपना चीन हो गया, ये हो गया अपना पाकिस्तान और भारत, ये भारत है। वो कह रहा है ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ तक है करीब करीब। तो सबको पता होगा ये है काराकोरम। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वो पाकिस्तान को भी टच करती है, चीन को भी करती है और भारत में तो है ही है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय। हिमालय के 4 भाग हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और ये नीलगिरी सतपुड़ा, ये तो नीलगिरी तो दक्षिण में है इंडिया के, यहाँ पर है नीलगिरी। अरावली पर्वत श्रृंखला, आगे मैंने चित्र लगाए हुए हैं, आप उससे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, तो जो 4 भाग हैं हिमालय के, वो पहला हिमालय है हमारा ट्रांस हिमालय, इसे हम परा हिमालय भी कह सकते हैं, टेथीस हिमालय भी कह सकते हैं। तो जो टेथीस क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको पता है अंगारा लैंड और जो गोंडवाना लैंड था उसके बीच में यहाँ पर ये टेथिस सागर था। इसका जो मलबा है, रेत है, उसी से ये ट्रांस हिमालय बना हुआ है। ये सबसे पुराना है हिमालय की श्रेणी में। हिमालय जो पर्वत है उसमें सबसे पुराना ट्रांस हिमालय है। तो टेथिस सागर के ऊपर बना हुआ है, टेथिस सागर के मवाद से बना हुआ है, तो इसलिए इसे टेथिस हिमालय भी कह सकते हैं या कहते हैं। ये सबसे प्राचीन है क्योंकि ये पहले से ही बना हुआ था। दूसरा है हमारा महान हिमालय, जिसे हम कह सकते हैं बृहद हिमालय। इसे हिमाद्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो चोटियां हैं यहाँ पर, ये जो मामला है यहाँ पर, इसकी जो चोटियां हैं वो सबसे ऊंची हैं। हमारा जो एवरेस्ट है वो इसी में आता है और ऊंची होने के बाद उन पर बर्फ गिरती है, इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। मध्य हिमालय, तो मध्य हिमालय हमारा ये है, यहाँ पर कुल्लू मनाली हो गया, शिमला हो गया, ये जितने भी घूमने लायक जगह हैं ये सभी हमारी मध्य हिमालय में आती हैं। और जो शिवालिक श्रेणी है जिसे कहते हैं बाह्य हिमालय, ये द्वार है, द्वार कह सकते हैं, ये स्टार्टिंग है। इसके बाद हमारा गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे ट्रांस हिमालय हमारा ये है। देखो, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। और इसकी है हमारी एवरेस्ट जो महान हिमालय है। और उसमें पूछा गया था, देखो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ ये हैं, विंध्याचल यहाँ पर है, अरावली पर्वत श्रेणी ये है, नीलगिरी, सतपुड़ा और सतपुड़ा पर्वत ये है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? तो कहाँ की गई? सतारा, रायगढ़, पुणे, गिंगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रायगढ़ में। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? यूनाइटेड किंगडम, यूके या इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड। तो अगर आपको पता हो, कभी आपने सुना हो ये कि इंग्लैंड की संसद सिर्फ पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं वो कर नहीं सकती, सिर्फ पुरुष को महिला और महिला को पुरुष नहीं बना सकती। तो इससे हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि वहाँ की संसद बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ऐसी शक्तिशाली मॉडल को कौन सरकार अपनाना नहीं चाहेगी? और ख़ास बात यह है, तब तो हमारा जो भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तभी उसी टाइम देश की आज़ादी हुई थी और अंग्रेज ही हमारे ऊपर शासन करके गए थे। तो थोड़ा बहुत दिमाग पर ये असर रहता ही रहता है कि अंग्रेज हमसे अच्छे थे, सर्वोच्च थे, तो क्यों ना हम वहाँ की संसदीय प्रणाली को अपनाएं।
और ये सही भी था और सरल भी था, क्योंकि उन्होंने उसी प्रणाली से हमारे देश पे शासन किया था। जो भी उन्होंने 1919 का या 1935 के जो भी संविधान बनाया था कच्चा पक्का, वो उसी प्रणाली पर आधारित था। तो उन्होंने कहा हमारे ये अभ्यास में भी है, तो क्यों ना उसी को प्रणाली को अपनाया जाए, ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राज्य अमेरिका से फिर क्या अपनाया गया, यहाँ से अपनाया गया मूल अधिकार। और पहला लिखित संविधान यहीं का है, अमेरिका का। खास बात, अलिखित संविधान यूनाइटेड किंगडम का। जर्मनी से क्या अपनाया गया है, आपात प्रबंध, वो जर्मनी से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नेक्स्ट, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है। लोकतंत्र के संदर्भ में ये पूछ रहा है जिसे लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। मतलब लोकतंत्र किसी देश में लागू किया गया या लोकतंत्र प्रणाली से वहां पर शासन होता है, तो लोकतंत्र की वजह से वहां की एक समस्या खत्म हो गई। तो इनमें से वो कौन सी समस्या है हमको बतानी है। इसने लोगों के बीच संघर्ष को कम किया, राजनीतिक असमानता का विचार को खत्म किया, हाशिए के वर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उस पर मतभेद को कम किया, या लोगों में आर्थिक समानता को कम किया। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सही और सटीक है उसको हमें चुनना है। तो इसका पहले राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजनीतिक असमानता का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये पौधा है, ये सतह है। सतह से या सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। छोटी मात्रा को जड़ तक पहुंचाने के, जड़ तक की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा है तने को भिगोने का। जड़ तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसी सिंचाई को क्या कहते हैं। ड्रिप से सिंचाई, नहर से सिंचाई, पार्श्व सिंचाई, कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्रिप से सिंचाई। बूंद बूंद करके जो सिंचाई की जाती है उसे हम ड्रिप सिंचाई कहते थे, ड्रिप से भी कह सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई। नहर से सिंचाई क्यों नहीं होगा, नहर से जब सिंचाई होती है तो खेत हर जगह एक सा नहीं होता, कहीं ऊंचा होता है, कहीं नीचा होता है, कहीं बिल्कुल नीचा होता है, कहीं बहुत ऊंचा होता है, कहीं। तो जब नहर से सिंचाई की जाती है तो यहाँ से पानी इसमें ले जाया जाता है। अभी इसमें खेत में पानी जब जाता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो वो तो एक तरफ से भरता है पानी, तो यहाँ पे ज़्यादा भर जाता है। यहाँ के पौधे इतने ही ऊंचे हैं, यहाँ के पौधे इतने ऊंचे हैं, यहाँ के इतने ऊंचे हैं, पानी एक तरफ से चलता है तो कहीं पर पानी पहुँच भी नहीं पाता, कहीं पर बहुत ज़्यादा भर जाता है। ये बिल्कुल, अब वो कह रहा है बिल्कुल छोटी मात्रा में, ये छोटी मात्रा नहीं, कहीं पर तो डूब गए पेड़, तो ये तो गलत हो गया। अब वो सिर्फ जड़ की बात कर रहा है, यहाँ जड़ नहीं, यहाँ तो पत्तियाँ भी डूब गई। पार्श्व सिंचाई, इसको अगली स्लाइड में जानते हैं। इसे लेटर मूव इरिगेशन भी कहते हैं, पार्श्व सिंचाई को। क्यों, ये आप देख रहे हैं, ये पहिए 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 हैं, बहुत दूर तक ये एक पाइप गया हुआ है, और ये पाइप एक जगह पर जाकर बोरवेल से जुड़ा हुआ है, वहां से पानी आ रहा है। ये पहिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, और ये पूरे खेत में यहाँ पे ड्रॉप्स हैं, ये बिल्कुल बारिश की तरह बूंदे इधर उधर बिखेरते हैं घूम घूम के। तो ये मूवमेंट के कारण, मूव इरिगेशन के कारण इसे लेटरल मूव इरिगेशन सिंचाई भी कहते हैं। और ये पूरे खेत में ऊपर से बारिश करते हुए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई, जो ये राइट ऑप्शन है, ड्रिप सिंचाई, तो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे बोरवेल है, कुआं है, जो भी है, वहाँ से पानी आता है, ये यहाँ तक ये पाइप बिछे हुए हैं, और ये जड़ों तक ही पानी जाएगा, बिल्कुल जड़ पर। इसमें पानी वेस्ट नहीं होता ज़्यादा। तो इसका राइट ऑप्शन है ड्रिप्स इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। ताओ धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। पाली कैनन को हम त्रिपिटक ग्रंथ भी कहते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ क्या थे, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश, राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश, महात्मा बुद्ध जब स्वर्ग को सिधार गए तो उनके पास जो उपदेश थे उनको जो संग्रहण किया गया वो इन ग्रंथों में किया गया। ये टोटल 17 ग्रंथ हैं, और इन सभी को त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं। इसको पाली कैनन भी कहते हैं, पाली कैनन को ही त्रिपिटक ग्रंथ कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी।
और इसकी भाषा पाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य घुमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ओडिशा। देखिए 90% चांस होते हैं कि ओडिशा से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई सी परीक्षा हो कुछ इस तरह से होता है। इसकी खास बात यह है जो यहाँ पर जो इसको परफॉर्म करते हैं तो वो बिल्कुल आदिवासी लिबास को अपनाते हैं। देखिए आप ये, और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है, जो वेशभूषा है वो बिल्कुल आदिवासी कबीलों जैसी है। ठीक है, ये मोर के पंख ये सब जंगल में ही पाए जाते हैं, आदिवासी भी जंगल में ही रहते हैं। पर जब ये परफॉर्म करते हैं तो इनकी जो मुद्राएं होती हैं वो शास्त्रीय होती हैं। जैसे लखनऊ के घराने टाइप की जो शैली है उसका इसमें पुट होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है कि एक आदिवासी कबीला या आदिवासी से आया हुआ कोई नृत्य के अंदर शास्त्रीय नृत्य की कला है, मुद्राएं हैं। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आदिवासियों के पास ऐसी शैली कहाँ से आई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। एक हिंट है, ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, ओडिशा। ये बारावती किला की एक फोटो है, ये कहीं विदेश की नहीं है। आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? ये बिल्कुल मूल भारतीय है। आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये भारतीय किला है? मैं चाहूँ कहीं किसी और की फोटो भी लगा सकता था, आप इसको पहचान सकते हैं, बिल्कुल रियल है। देखिए भारतीयों की पहचान, हर जगह गंदगी करते जाते हैं। यहाँ बैठे होंगे, खाया होगा, फेंक दिया होगा। खैर, इस किले को गंग वंश ने बनवाया था। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। और इसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो बारावती नाम से ही है। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरे नियम को ही कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का अर्थ ये है, जैसे ये कि दीवार है, आप इस पर अगर कोई बल लगाएं तो इतना ही बल ये दीवार आप पर लगाएगी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु, इमानुएल कांट, प्लेटो, सुकरात। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लेटो। पर कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात किसका गुरु था, या सुकरात किसका चेला था। ये तीनों अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, ये कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, कोई चीप ट्रिक नहीं है। आपको छोटा बड़ा तो आता होगा, छोटा बड़ा यानी कि हिंदी वर्णमाला आ से ज्ञाता आता है। आपको पता है आ सबसे पहले आता है, उसके बाद पी फॉर प्लेटो। प्लेटो कहाँ पे आता होगा? बीच में, यानी पा सा के बाद आता है। यही तो क्रम है ना, पा फा मा यारा लवासा, पा के बाद सा आता है। आ सबसे पहले, पा फिर सा। अब यहाँ से आप शुरू कर दीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। उल्टा सा बोले तो सुकरात, सुकरात सबसे पहले थे। सुकरात के चेले थे प्लेटो और प्लेटो को चेले थे अरस्तु। अरस्तु सबसे बाद के हैं और रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। और जो रिपब्लिक पुस्तक में क्या है, सुकरात के ही जो नियम है, कानून है, उनको थोड़ा मॉडिफाई किया है, कुछ प्लेटो ने अपनी तरफ से दिया है, बस उसी को वर्णित किया गया है उसमें। और अरस्तु का भी अगर पूछ रहे अरस्तु का चेला कौन था, तो वो था सिकंदर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सुकरात सबसे पहले थे, उसके बाद प्लेटो थे, उसके बाद अरस्तु थे। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्लेटो है, ये वो पुस्तक है रिपब्लिक। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लद्दाख के किस क्षेत्र में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? रोहतांग दर्रा, खारदुंग ला दर्रा, उमालिंग दर्रा, सिंगोला दर्रा। लद्दाख की बात कर रहा है तांग, ये तो वैसे ही नहीं होगा। बचे 3 B C D। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उमालिंग दर्रा, उमालिंग ला दर्रा। तो BRO है ना, ये BRO, इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का।
प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP की पहली वर्षगांठ के अवसर पर NCERT द्वारा डिजाइन किए गए शिक्षण प्रशिक्षण के एकीकृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये इसका लोगो है, लोगो कह सकते हैं, या इसका प्रतीक चिन्ह है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। महामारी, प्राकृतिक आपदा में ये मानवीय जिंदगी की और सेहत को बचाता है। मतलब कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, जैसे अभी कोरोना महामारी थी, या कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई तूफान आ जाए, तो वहाँ पर जो लोगों की खाने पीने की ज़रूरतें हैं या कोई आम ज़रूरतें, उसको ये संस्था प्रोवाइड कराती है, कहीं पर भी, विश्व में कहीं पर भी। इसकी स्थापना 1863 में हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। उपलब्धि है कि 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है। इनका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों में राहत दिलाना। काम और उद्देश्य एक ही बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? राप्ती, नारायणी, महाकाली, कर्णाली। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, कर्णाली। क्यों? जो कर्णाली नदी है ये बह रही है, देखो कर्णाली नदी यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, ये अपना तिब्बत है, ठीक है। ये यहाँ से आकर ये इंडिया में घाघरा नाम से जानी जाती है। घाघरा नदी, घाघरा हो गया, सरयू हो गया, सरजू हो गया, ये तीनों नाम से जानी जाती है। यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से ये गंगा जी आ रही है, यहाँ पे आके ये मिल जाती हैं। तो अब यहाँ तक की ही बात कर लें तो ये नेपाल की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। राइट ऑप्शन कर्णाली नदी। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ओरल पोलियो मतलब जो बूंद ड्रॉप से पिलाई जाती है। जोनास साल्क, जॉन नैश, लुई पास्चर, अल्बर्ट साबिन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्बर्ट साबिन। और जोनास साल्क थे, इन्होंने भी पोलियो का ही वैक्सीन का निर्माण किया था, और इनसे पहले किया था। इन्होंने बाद में किया है, इन्होंने पहले किया है। पर इन्होंने इंजेक्ट की करने वाली जो वैक्सीन थी उसको बनाया था, पर इन्होंने ओरल बनाई है जो पिलाई जाती है 2 बूंद। ये अल्बर्ट साबिन है। 1957 में इन्होंने इसका परीक्षण शुरू किया, और जोनास साल्क 1955 में ही इसका परीक्षण कर चुके थे। उस समय जब विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी समस्या पोलियो थी। फिलहाल हमारा इंडिया इससे अभी मुक्त हो चुका है, ये बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1933 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्तांतरित हुआ? उरुग्वे राउंड, वाशिंगटन राउंड, पेरिस राउंड, ब्राजील राउंड। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उरुग्वे राउंड। ड्रिजल का उदाहरण है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवक्षेपण का उदाहरण। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं? पाबू नुर्मी, नादिया कोमामसी, माइकल फेल्प्स, मार्क पिट्स। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, माइकल फेल्प्स। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो जो फेल्प्स हैं इन्होंने 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। उपनाम मतलब इनको और किन नामों से जाना जाता है? द बाल्टीमोर बुलेट, फ्लाइंग फिश, गोल्डन फिश। क्यों? क्योंकि इन्होंने गोल्डन पदक जो जीते हैं इसलिए इनको गोल्डन फिश भी कहा जाता है। और ये तैराक हैं, ये अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2007 में। तो आज का प्रैक्टिस सेट बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।